चलिए, ऑनलाइन बच्चे का वॉइस क्लियर है ना? चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑक्सीजन फैमिली जस्ट स्टार्ट किया था। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन, है ना? चैल्कोजेंस का मतलब होता है और फैमिली। क्या होता है भाई? फोर फैमिली, है ना? तो ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन और सल्फर, है ना, वो क्या करते हैं भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर का फॉर्मेशन करते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर है वो या तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड के फॉर्म में या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, है ना? तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली इज नोन एज और फैमिली। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था इस पॉइंट को। अब इसका अगर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें ना, ऑक्सीजन फैमिली या कोई भी नॉन मेटल के एलिमेंट्स रहते हैं, वो N-8 to N तक वैरी करता है ना? जहाँ आपने कहाँ पढ़ा होगा? रेडॉक्स में, है ना? तो ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से मिल जाएगा? -2 to +6 में। ठीक है भाई। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NH2 Np4। ठीक है। अब इनके एलिमेंट को अगर देखेंगे ना तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल, है ना? नेक्स्ट टू एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स एंड लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव मेटल, है ना? लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना? हम यहाँ से क्या करेंगे भाई? इनर्ट पेयर, सॉरी, मैजिक नंबर का फंडा लगा रहे हैं। मैजिक नंबर के हेल्प से हमने क्या किया भाई? ये लिख लिया। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, है ना? जैसे देखिएगा यहाँ पे 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर क्या होता है? पूरे पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है भाई? टोटल 7 पीरियड है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? तो इनके एटॉमिक नंबर को काउंट करने के लिए ना, फाइंड आउट करने के लिए हम मैजिक नंबर का यूज करते हैं। तो 7 कॉलम की या 7 टेबल के बीच में, एलिमेंट के बीच में कितने गैप रहेंगे? 6 गैप रहते हैं, है ना? तो ये जो 6 गैप में हम जो एलिमेंट प्लेस करते हैं ना, उसी को बोलते हैं मैजिक नंबर। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इज नोन एज मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32 इज नोन एज मैजिक नंबर, है ना? तो ये मैजिक नंबर लगा के हम क्या करते हैं भाई? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर इन एलिमेंट के अकरेंस की बात करें ना कि कहाँ पे मिलता है, तो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, है ना? सबसे ज्यादा हमने और फैमिली इसलिए बोला है कि भाई ये मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा? और के टर्म्स में मिलता है ना? तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। सेकेंड वन, जो एटमोस्फियर है, यहाँ पे 21% बाई वॉल्यूम रहता है। 78% नाइट्रोजन है, 20.98% ऑक्सीजन मिलता है। 20.98% ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। देन अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें, सल्फर की बात करें, तो सल्फर जो है ना भाई, वो नेचर में ओर के फॉर्म में मिलेगा। या तो सल्फेट ओर रहेगा या फिर सल्फाइड ओर, है ना? सल्फेट ओर या फिर सल्फाइड ओर। क्या क्या है सल्फेट ओर? एक दो कंपाउंड जनरली पूछ लेता है कि सल्फर इज फॉर्म्ड इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ, आप क्या बोलोगे? जिप्सम एंड इप्सम सॉल्ट। क्या भाई? जिप्सम एंड इप्सम सॉल्ट। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इप्सम इज मैग्नीशियम सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, है ना? MgSO4.7H2 होता है। एंड थर्ड कंपाउंड इज बेराइटा बोलते हैं उसका ना, BARYTE, है ना? हमने सॉल्ट एनालिसिस में बहुत बार पढ़ा था बेराइटा वाटर। क्या पढ़ा था? बेराइटा वाटर। मतलब BaSO4 के सॉल्यूशन को हम बोलते थे बेराइटा वाटर। कहाँ पे यूज करते थे? सॉल्ट के आइडेंटिफिकेशन में, है ना? एक था कैल्शियम का सॉल्यूशन, है ना, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते थे? लाइम वाटर। और बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बेराइटा वाटर, है ना? ये वही बेराइटा है। देन सल्फाइड और मेटलर्जी में भी अपन देखेंगे। मेनली सल्फाइड और क्या है? लेड का सल्फाइड, जिसको गैलेना बोलते हैं अपन। जिंक का सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। Hg का सल्फाइड, सिनाबर, है ना? कॉपर का सल्फाइड, कॉपर ग्लैंस। एंड CuFeS2 कॉपर पायराइड्स होता है। ये 5 सल्फाइड और एंड सम अमाउंट में ट्रेसेस जो है ना, वॉल्केनिक रिएक्शन जो है ना, तो इन केस ऑफ वॉल्केनिक रिएक्शन सल्फर जो मिलता है ना, वो H2SO4 H2S के फॉर्म में मिलता है ना? इन केस ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन सल्फर जो है वो H2S के फॉर्म में मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है तो वॉल्केनिक एरप्शन में भाई कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? हम क्या बोलेंगे? सल्फर। ठीक है। अब लॉजिक समझिएगा। ये जो मेटेलॉइड्स है ना, मेटेलॉइड्स भी सल्फाइड और के फॉर्म में मिलेंगे, है ना? सेलेनियम का सल्फाइड, जिसको बोलते हैं सेली सल्फाइड्स, है ना? और इसको बोलते हैं टेली सल्फाइड्स, है ना? तो ये दोनों भी कहाँ मिलेंगे? सल्फाइड्स के फॉर्म में मेटेलॉइड्स। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, परसेंटेज बहुत ही कम मिलेगा, है ना? पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, परसेंटेज बहुत ही कम है ना? डीके शो करते रहता है, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कुछ प्रॉपर्टी
जो अपन डिस्कस करते थे ना हर एक टर्म में पीरियोडिसिटी, जिससे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैंने हर एक अभी जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया है हर जगह कुछ पीरियोडिसिटी के भी पॉइंट लिख दिए हैं, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल नहीं भी रिवाइज करो ना तो भी पता लग जाएगा आपको, है ना। तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, आई1 की बात कर रहे हैं, ठीक। ये आपको नोट डाउन करने हैं, ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, है ना। अगर नोट डाउन नहीं करना है तो मैं भेज भी दूंगा, जैसा भी आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग से करेंगे। हाँ, हाँ भेज देंगे, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। सर अभी लिखेंगे? हाँ लिखिए, कोई बात नहीं, जैसा करना है। आप लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिखोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, है ना। कुछ एक पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्रदीप सर की किताब से नहीं पढ़ रहा है उसमें? अच्छा, अच्छा पीटर क्या नाम है इसका? ओम पांडे, अच्छा। सब तो एनसीईआरटी लिखा होगा और क्या, कुछ नया थोड़े। हाँ नेमोनिक्स बताया होगा, थोड़ा सा कलर पेज डाल दिया होगा। पीआईक्यू क्या, इनऑर्गेनिक में जब तक लिखोगे नहीं देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो प्रदीप सर भी लिख रहे थे इसलिए पूछा, तो मान ही नहीं रहा। एडवांस में तो आएगा नहीं आएगा, मेंस में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ के जाना है इसके लिए कंप्लीट होने के बाद। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे क्या लगा है 5 स्टार, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट 3 साल में 3 बार आया है ना। समझते हैं इसके पॉइंट को, कि भाई अपन ने जब पीरियोडिसिटी पढ़े होंगे ना आप लोग, तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली एक एक्सेप्शनल बिहेवियर रहता है ना, थोड़ा सा अलग लॉजिक रहता है। एक्सेप्शनल के पीछे लॉजिक भी मैं बताता हूँ क्या होता है इसके पीछे लॉजिक। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनमें पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की अगर बात करें, है ना, तो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होता है वो हाइयर होता है ना। क्यों हाइयर होता है, लॉजिक समझना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ना समझना है, हम दोनों टाइप के फोर्स की बात करते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, है ना। और केमिस्ट्री का यही नारा है भाई कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है, रिपल्सन फोर्स इज शॉर्ट रेंज, है ना। तो n=2, जैसे मान लो ऑक्सीजन और सल्फर है, हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का साइज ये छोटू सा है ना। सल्फर का साइज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लार्जर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। इन अट्रैक्शन जब भी इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा होगा तो जो एनर्जी का चेंज देखा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा शो किया होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पास में, है ना। बट क्लोरीन ने भी अट्रैक्शन शो किया होगा, बट इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भाई थोड़ा सा कम होगा। बट जब हम रिपल्सन की बात करेंगे, रिपल्सन इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। तो भाई जब पास वाले में रिपल्सन भी ज्यादा होगा, जो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस सेल में, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, धक्का मार रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, है ना। क्लोरीन के केस में ये रिपल्सन ना थोड़ा सा दूर पे है ना, तो इसका रिपल्सन कम है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को कंसीडर करके हुए चलते हैं। तो फाइनल जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया ना, वो क्लोरीन के केस में या फ्लोरीन के केस में या कहीं पे सेकेंड और थर्ड पीरियड में, थर्ड के केस में हाइयर आता है ना। तो हमें यहाँ से याद रखते हैं कि फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ n=3 एलिमेंट्स इज हाइयर देन n=2 एलिमेंट्स। ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है भाई, कि हर जगह आपको दिखेगा फर्स्ट और सेकेंड में चेंज होता हुआ, हर जगह क्या दिखेगा, फर्स्ट और सेकेंड में चेंज होता है। बट ये भाई साहब ऑक्सीजन सबसे लास्ट में पहुंच जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना। जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया गया कि कहाँ पे कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन के केस में सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रहा था, तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है। साइड में जो मैंने लिखा है ना, इस लॉजिक को अच्छे से याद रखना है ना। पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री जेईई मेंस के किसी ना किसी एक के शिफ्ट में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है ना। 2 जगह से क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस ग्रुप नंबर 13 का
ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप नंबर 13 में दो दो चेंज वाला पॉइंट आता है, एक था डी कॉन्ट्रैक्शन, एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो उसके रीजन से दो वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। और ग्रुप नंबर 16 में ये एलिमेंट है ना, सल्फर और ऑक्सीजन में चेंज होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, सबसे लास्ट में, है ना। यही है। तो जो मैंने हाईलाइट किया ना रेड कलर से थोड़ा सा, है ना, इस पॉइंट को अपन अच्छे से फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन भी ज्यादा होगा। सल्फर में अट्रैक्शन कम था बट रिपल्सन भी कम था। दोनों को ऐड करके दोनों का नेचर अपोजिट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो जो फाइनल वैल्यू अगर करोगे ना एडिशन ऐड करके, तो उसमें क्या दिखा, सल्फर के केस में जो वैल्यू था ना वो हाइयर आ। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? ये पूरे पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 13 तक। ठीक, चलिए आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नॉर्मल ट्रेंड। देन मैंने आपको ये बताया स्टार्टिंग के दो एलिमेंट जो रहते हैं वो क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल, है ना। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेरुलियम मेटेलॉइड, पोलोनियम इज मेटल। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोई कंफ्यूजन? नहीं, नहीं है। अब आइए एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, अब पीरियोडिसिटी में यही मेंस पर्पस के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा आपसे, है ना। समझिएगा इस फंडे को अच्छे से। तो हमें इस पूरे एलिमेंट में ना कहाँ पे कंफ्यूजन आता है ध्यान देना है। एक ही जगह वैल्यू चेंज है, कहाँ पे, टेरिलियम और पोलोनियम में। बाकी वैल्यू नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करने का। अब माइंड में अगर ये लॉजिक पता नहीं रहेगा तो आप ये बोलोगे पोलोनियम तो मेटल था, टेरिलियम मेटेलॉइड है ना। पोलोनियम थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू बढ़ ज्यादा होना चाहिए, है ना। बट लॉजिक सीखते हैं ऐसा क्यों होता है। टेरुलियम इज मेटेलॉइड, टेरुलियम इज मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या करेगा भाई, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर कोई एलिमेंट नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो उसका स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड से भी हाइयर होगा। इन केस ऑफ नेटवर्क सॉलिड द स्ट्रेंथ इज हाइयर देन मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। तो इन टेरुलियम चेन स्ट्रक्चर विल बी हैपन, है ना, या चेन स्ट्रक्चर विल बी अकर्स, या अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड बना लिया। क्या बना लिया? नेटवर्क सॉलिड। तो ड्यू टू नेटवर्क सॉलिड टेंडेंसी ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम से हाई हो जाता है। क्लियर? दोनों में यही डिफरेंस है। आंसर लॉजिक क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, क्वेश्चन दिखेगा, पहले अटेम्प्ट में अगर याद नहीं रहा तो गलत करोगे, गलत करने के बाद आंसर पे जाओगे, आंसर के बाद नोट पलटना, लॉजिक लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, ऐसे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, है ना, जहां जहां गलत आएगा उस पर थोड़ा सा पलट के देखोगे, है ना, और वही लॉजिक है जो हर साल जेई में पूछा जाता है। रहेगा नहीं रहेगा नोट्स में लिखा हुआ तो मैंने कुछ नहीं आएगा, देखो पीछे। सर ये कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। तो कोई बात नहीं, आएगा ही आएगा, अभी नहीं आया तो आगे किसी न किसी पेपर में पूछ लेगा, क्या टेंशन है। ब्लॉक केमिस्ट्री का वेटेज देख रहे हो कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना। इसलिए तो पूरे कंपाउंड्स को हटा दिया जाए मैंने से कि पीरियोडिसिटी वाले लॉजिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। भाई देखो मैंने लॉजिक ये बताया कि टेरुलियम के केस में चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अदर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड है ना। तो नेटवर्क सॉलिड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ना बहुत हाई होता है भाई, है ना। तो ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन क्या बोलेंगे, टेरुलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलोनियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है सर। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में O2 एनामोलस बिहेवियर शो करता है। क्यों करेगा? लॉजिक बता चुका हूं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने नाइट्रोजन फैमिली में लॉजिक बता दिया है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर शो करता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी किसी में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्यों भाई? नाइट्रोजन फैमिली में जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ पे भी वर्क करेगा। आंसर बताइए क्यों? क्यों? हाँ बहुत मालूम था।
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? ना, फिर से गलत कर दिया, ऐसा मत करें। जेई में ये नहीं लिखा रहेगा बड्डा बड्डा होता है ना? अरे जो नाइट्रोजन का रिजल्ट था वही ना, इसमें पाई बॉन्ड का नेचर 2p पाई 2p पाई। सल्फर में क्या बनाएंगे, ये अगर बनाते हो तो 3p पाई 3p पाई। ये सबसे वीकेस्ट पाई बॉन्ड है ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वीकेस्ट p पाई बॉन्डिंग है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसलिए सल्फर क्या करता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से साइकिल बना लेता है। क्या बना लेता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए? सिंगल सिंगल बॉन्ड से साइकिल। जो डबल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा वो एक जैसे सारे एलिमेंट को क्या करेगा, कलेक्ट करके अपना स्टेबिलिटी, है ना। ऐसे समझ लो, किसी का दो जगह नहीं बन पाया बॉन्ड तो वो क्या करता है, गुट बना लेता है अपना, है ना। सिंगल सिंगल पूरा एकदम बन गया, है ना, भाईचारा बढ़ा लिया ये, है ना, सेम टाइप के एलिमेंट्स में, है ना। तो ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का फंडा है साइकिल आना। स्टेबिलिटी का फंडा साइकिल, जहाँ पे भी साइकिल अगर बन जाएगा हम क्या बोलेंगे, वो स्टेबल होता है ना भाई। तो ये लॉजिक है। ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर शो करेगा, डबल बॉन्ड रहता है। सल्फर के केस में डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है SS डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। लॉजिक अगर बोलोगे मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा आपसे पूछने के लिए, अभी लिख देता हूँ। 3p पाई बॉन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3p पाई बॉन्ड। 3p पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीकेस्ट। 3p पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीकेस्ट बॉन्ड, है ना। इसलिए अपन तो यूज नहीं करते, नहीं बना। लॉजिक क्लियर? कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे, कुछ कंफ्यूजन? चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई S2 किस फेज में नेचर में एग्जिस्ट करता है? डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट S2 वेपर में एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एमओटी। अकॉर्डिंग टू एमओटी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी S2 वेपर एग्जिस्ट करेगा, बट S2 सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे? S2 में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे एमओटी के अकॉर्डिंग टू, है ना। बॉन्ड कहाँ पे दिखेगा, पाई पाई। कहाँ दिखेगा, पाई पाई बॉन्ड है। कैसा है, पाई पाई, है ना। तो पाई पाई बॉन्ड का मतलब वेपर फेज, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो H2 सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 वेपर एग्जिस्ट। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? तो भाई सल्फर कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं बने ना, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू साइकिल बना लेता है। यही लॉजिक फॉस्फोरस फैमिली में भी, नाइट्रोजन फैमिली में भी था। नाइट्रोजन ने ट्रिपल बना के स्टेबिलिटी गेन किया था, फॉस्फोरस ट्रिपल नहीं बना पा रहा था, सेम लॉजिक से, तो उसने साइकिल बना लिया था डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बना लिया था, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर P4, है ना। तो सल्फर भी उसी के नक्शे कदम पे चला है ना। इसका डबल बॉन्ड नहीं बन पाया तो ये और थोड़े से मेंबर ज्यादा जुटा लिए, है ना भाई। क्या कर लिया, एसिड बना लिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही में कॉपी हो गया सबका। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। चलिए आते हैं भाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेम नोट्स जो नाइट्रोजन फैमिली में दिया वही नोट्स यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, जो लॉजिक वहां था वही लॉजिक यहाँ आएगा, है ना। पूछता है ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन, आंसर सल्फर। क्यों? क्यों? ऑनलाइन बच्चे आपको आंसर बताने हैं। इन ऑक्सीजन फैमिली मैक्सिमम कैटेनेशन इज शोन बाय सल्फर। आंसर इज वाई। सेम लॉजिक। कैटेनेशन किस पे डिपेंड करता था, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, साइज, है ना। एंड फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन। ऑक्सीजन कहाँ का मेंबर है, सेकेंड पीरियड का। क्या दिखेगा, एलपी रिपल्सन। क्या दिखा भाई, एलपी रिपल्सन। तो ड्यू टू एलपी रिपल्सन, ड्यू टू एलपी रिपल्सन इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो गया, है ना। इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो गया, है ना। तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का सबसे हाई है, बट ऑक्सीजन और सल्फर में चेंज देखने को मिलता है। ऑक्सीजन और सल्फर में चेंज देखने को मिलता है। सल्फर का सबसे हाइयर होगा, देन ऑक्सीजन, देन सेलिनियम, देन टेरुलियम, देन पोलोनियम, है ना। और यही वो लॉजिक है कि सल्फर जो है ना वो नेटवर्क के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। 8 बॉन्ड बना लिया था सिंगल सिंगल बॉन्ड से। कैटेनेशन ही तो है भाई, है ना। कैटेनेशन ही तो है जिसके रीजन से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ऑक्सीजन एक दो कंपाउंड में कैटेनेशन तो करता है, पॉली ऑक्साइड में, इसमें जैसे पारा ऑक्साइड हो गया, है ना। बट सल्फर भाई क्या बनाते हैं, 3 सल्फर भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, 4 भी डायरेक्टली कनेक्ट हो
हो जाएगा, ये पॉलीसल्फाइड बना लो। क्या बनाएगा भाई? पॉलीसल्फाइड। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन नहीं? सेप पूछ लेगा पॉलीसल्फाइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? बेंट। कैसा है? बेंट है ना? दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, क्या है भाई? बेंट। स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा ये बेंट बेंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन है? हर एक चीज का लॉजिक अच्छे से पता करिएगा, है ना? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन या तो 5 मिनट में 10 हो जाएंगे, नहीं तो 50 मिनट में 5 भी नहीं होने वाले, है ना? तो लॉजिक पता होना चाहिए, डायरेक्ट लॉजिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना? मैं जितना लॉजिक हो सकता है मैं ईच एंड एवरी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो, है ना? और मेन फंडा यही है कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन वहीं से पूछता है, कुछ एक एनसीईआरटी के बाहर भी पूछता है। तो आपके नोट्स में वो सब भी सारे पॉइंट भी लिखे हुए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो समझना इस पॉइंट को अच्छे से। इसका लॉजिक क्लियर? फिर से यहाँ पे लिख दो कि कैटेनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। या नाइट्रोजन फैमिली में जो लिखा था उससे आप एनालाइज कर लोगे। नाइट्रोजन फैमिली में सेम लॉजिक लिखा हुआ, यही लॉजिक वहां पे भी बोलोगे तो यहाँ भी लिख देता हूँ। ले भाई लिख दे रहा हूँ। कैटेनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bond energy, bond energy, and bond energy is directly proportional to bond energy is directly proportional to inversely proportional to size and inversely proportional to lone pair repulsion, LP repulsion। और LP repulsion का फंडा हम कहाँ पे काउंट करते हैं? इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली, इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली। और इसी बेसिस पे जेईई मेंस में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है, जिसे आपने पढ़ा होगा। हेलोजन फैमिली में बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसका होता है? क्या बोलते हैं? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। वहां पे भी लॉजिक यही है, फ्लोरीन में क्या रहेगा? लोन पेयर और रिपल्सन रहता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है? आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। वहां पे आते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ध्यान से सुनना है ना? अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली का है +4 एंड +6। क्या है भाई? +4 एंड +6। ऑक्सीजन -2 भी शो करेगा, सल्फर भी -2 शो करता है ना? ऑक्सीजन बहुत सारे शो करते हैं, देखो बगल में लिखा होगा, साइड में लिखा है ना। ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे कम क्या है भाई ऑक्सीजन का? -2। वो कहाँ मिलेगा? ऑक्साइड के फॉर्म। -1/3 क्या बोलते हैं? ओजोनाइड, है ना? -½ सुपर ऑक्साइड, -1 पर ऑक्साइड, -2 ऑक्साइड। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या था पूरे पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन, है ना? तो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन रहे ना तो ऑक्सीजन भाई साहब पॉजिटिव भी शो कर देते हैं, है ना? कहाँ शो करता है पॉजिटिव? एक है OF2, है ना, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। दूसरा है O2F2, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, है ना? तो सबसे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का मिलता है? हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या 3 रिएक्शन नहीं लिखे हैं? लिखे। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या पूछ रहा था मेरे से? कुछ अरे बोल तो, तलवार है। आपने को 19 का शायद टेस्ट है ना? 19 को टेस्ट है, सिलेबस P ब्लॉक तक, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री P में। पता नहीं भाई मेरे, सरफेस भी, सरफेस तो पढ़ाया हुआ मैं भी, उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं है। कोलाइड के टाइप हो तो याद रखने वाला है कि कितने टाइप है, इमल्सन क्या होता है ना? क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, वही पढ़ लेना। 9 में ईच मैटर अराउंड द स्फीयर में पढ़ा, पूरा डिटेल में वहाँ पे पढ़ा है।
तो पूरा नोट्स भेज दूंगा तुम्हारा, है ना, थ्रेड पे लगा दूंगा। बाकी का syllabus मतलब, बाकी सब्जेक्ट होता है। बाकी का सिलेबस भी बता देता हूँ। लिक्विड सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक 15 16 17 18, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैथ में है डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, वेक्टर्स। फिजिक्स में है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम्म चलिए, ये हो गया ना भाई। चलिए आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। लिख लिया था भाई तो लास्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 एंड +6, और -2 भी शो करता है। तो -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे मेटल, नीचे क्या है, मेटल है। मेटल -2 नहीं करना चाहेगा, है ना, तो इसलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, है ना। +4 वाला टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +6 वाला टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा क्योंकि नीचे वाले 4 में ज्यादा स्टेबल, नीचे वाले 4 में ज्यादा स्टेबल, है ना। ये फैमिली +2 भी शो करता है, बट वो कॉमन नहीं रहेगा, है ना। वो 2 भी शो करेगा बट वो कॉमन नहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोवैलेंट कैरेक्टर पूछ लेना किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लो कि +4 भी रहे और +6 का भी कंपाउंड है, दोनों रहेगा, पूछ लेगा भाई दोनों में ज्यादा कोवैलेंट कौन सा, दोनों में ज्यादा कोवैलेंट कौन सा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता था? पोलैरिटी पे। किस पे डिपेंड करता था? पोलैरिटी पे, पोलराइजेशन पे। जिसका चार्ज हाइयर रहेगा हम क्या बोलेंगे, वो मोर कोवैलेंट, है ना। तो SF6 और SF4 में पूछ लिया कि ज्यादा कोवैलेंट कौन सा है, क्या बोलोगे? SF6, है ना। ये वाला लॉजिक। या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी कंपाउंड होंगे वो +4 वाले से ज्यादा कोवैलेंट। हाँ, ये देखा ना, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, एंड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सामने वाले एनाइन को ज्यादा पोलराइज कर लेगा, मोर पोलराइजेशन पावर, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन? लिखो आराम से, टेंशन फ्री। लास्ट क्लास में यही दोनों स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, P4O6, P4O10। हाँ याद है, वो पूछता है क्वेश्चन, हाउ मेनी POP लिंकेज। तीनों में हाँ? लास्ट क्लास नॉलेज में करवाया था मैंने, P4O10, P4O6। सर -2 और +4 का आपने क्या लॉजिक बताया? -2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का। भाई, -2 का मैंने बताया टॉप टू बॉटम मेटल रहते हैं ना, नीचे वाले ये मेटल है भाई, तो मेटल -2 तो शो नहीं करेगा ना। ऊपर के ही दो नॉन मेटल थे, तो नॉन मेटल में निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। PO ऐसे नहीं, ऐसा कहाँ से लाया? PO लाना है ना, P हमेशा 5 बॉन्ड बनाएगा वो देखो। और +4 वाले का लॉजिक है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है भाई। हाँ सर। परिचित, इसको कॉपी करो जल्दी, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री का लॉजिक वगैरह अच्छे से देखते हुए चलना, और PYQ सॉल्व करने हैं आपको। क्या करने हैं? PYQ सॉल्व करने हैं ना। PYQ सॉल्व अभी ही कर लेना, पेपर के पहले मत कर। अभी खत्म होते ही कर लेना। बायोमॉलिक्यूल्स, सॉल्ट एनालिसिस, POC और ब्लॉक केमिस्ट्री, है ना। ये पेपर के 2 महीने पहले रिवीजन कर लेना एक बार, और एक बार पेपर से 1 महीने पहले कर लेना, 1 महीने पहले कर लेना, है ना। पेपर से 1 वीक पहले मत करना। ठीक है, सब कुछ खींचे।
और आज क्लास के बाद 10-12 टॉपिक में बोलूंगा, वो टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से, है ना। मेंस में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिख जाएंगे। ये कॉपी कर लिया भाई सबने? चलिए अब अपन आगे चलते हैं भाई। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है ना, वो EH2 टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट के साथ H2 रहेगा, है ना। अब देखना है यहाँ पे, अगर हाइड्राइड की बात करें ना तो H2O बनाएगा, और बाकी H2S, H2SE, H2T। पोलोनियम की बात नहीं करते, खुद ही भाई अनस्टेबल है ना, तो जनरली कंपाउंड बना नहीं पाएगा, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इन हाइड्राइड में ना आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी। क्या पूछा जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या पूछा जाएगा भाई? थर्मल स्टेबिलिटी। लॉजिक सीखना है। तो ये वाला H2O जो था ना, वो न्यूट्रल था। H2O क्या था? न्यूट्रल, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, 4 ही ऑक्साइड नॉन मेटल के न्यूट्रल होते हैं, CO, NO, N2O, H2O, है ना। तो H2O इज न्यूट्रल। बाकी जितने भी हाइड्राइड है ना, ये सब एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? एसिडिक। तो टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा, है ना। अब एक पॉइंट और देखना है कि आगे अपन देखेंगे ना, तो टॉप टू बॉटम जाने से इनका साइज इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज। इनका साइज इंक्रीज हो रहा है ना। तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या बोलेंगे? डिक्रीजेस। साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, है ना। तो ये अपना हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा शो कर देगा, ये अपना हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा। और जो H+ डोनर होता है उसको बोलते हैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं भाई? रिड्यूसिंग, है ना। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन मेटालिक हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? अब देखना समझना है। ये भाई साहब न्यूट्रल थे, रिएक्ट करने की टेंडेंसी, ब्रेक करने की टेंडेंसी शो नहीं कर पाएंगे। ये सब ब्रेक करने की टेंडेंसी शो करता है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इनके ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड का BPMP का ऑर्डर बता दो। BPMP का ऑर्डर। ये भाई ब्रेक ही नहीं करेगा, ये तो ब्रेक नहीं करेगा, ये ब्रेक नहीं करेगा, बट ये सब ब्रेक कर सकता है। अब इनमें कैसे याद रखोगे? ये मेटल था, ये मेटालॉइड था, सॉरी, है ना। आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा था, तो ये बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा आएगा। ये प्योर नॉन मेटल है, ये क्या है भाई? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में बॉन्ड क्या रहेगा? थोड़ा सा वीकर रहेगा। तो नेचर में ना ये सॉलिड में मिलता है, ये लिक्विड में मिलता है, और ये गैस में, है ना। याद है H2S का स्मेल? रोटेन एग स्मेल। क्या था ये भाई? रोटेन एग स्मेल। बोलना, घर पे लाके अंडा रखना, उसको थोड़ा, नहीं इसको मैं बता देता हूँ, एक अंडा खरीद के लाना, उसको फोड़ के छोड़ देना 10 दिन तक घर में, है ना। वो जो एस्टिमेट निकलेगा वही 10 में दिन वही होगा। ये कॉपी कर लिया आप लोग? ये कॉपी हो गया ना भाई? लिखना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अब ऑक्सीजन के साथ अगर बात करें ना, ये लिख लिए थे ऊपर वाला। आप ऑक्सीजन की अगर बात करें ना, तो ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट EO2 एंड EO3 टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये दोनों ही ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं भाई? एसिडिक इन नेचर, है ना। अब हम ऑक्सीजन का अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो ये ओजोन है। क्या है भाई? ओजोन। सल्फर का ऑक्साइड SO2, टेरुलियम का ऑक्साइड TiO2, और ये SiO2 होता है। अब लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो ये गैस है, ये वाला भी गैस है, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, ये सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा भाई? गैस गैस, लिक्विड सॉलिड। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि टेरुलियम ऑक्साइड या टॉप टू बॉटम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ना। तो सेलिनियम तो भाई स्टेबल हो गया है CO2,
सॉलिड के फॉर्म में। पोलोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा नहीं, है ना। टेरूलियम में प्लस टॉप टू बॉटम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था, है ना। तो +4 वाला ये मैक्सिमम इसका बोल सकते हैं, ज्यादा स्टेबल। +6 में जाना पसंद नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ये इसका हाईएस्ट है, ये इसका हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट वाले में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, है ना। TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर +4 में इन बिटवीन है, सल्फर का हाईएस्ट, प्लस का 6, लोएस्ट माइनस का 2, है ना। इन बिटवीन अगर ये ना रेंज में, तो वो दोनों की तरह एक्ट करता है। तो SO2 will act as a ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। O3 ओजोन बेस्ड सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है ना। फ्लोरीन के बाद इसका मिलता है ना। तो यहाँ पे लिख लो, आगे मैं लिखा हूँ ऐसे, यहीं पे भी लिख सकते हो कि इसका सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। अभी अपन ओजोन में पढ़ेंगे, ओजोन में ये पॉइंट वहां पे नोट डाउन करिए, नेसेंट ऑक्सीजन O2+O, SNO3 और H2SO बहुत कनेक्शन होता है। तो HCl और HCl आता है ना, Cl। चलिए नेक्स्ट है भाई, 5 सर स्टार लगा हुआ रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, सर रिएक्शन विद हैलोजन समझना है। तो हैलाइड जो है ना, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट 3 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। एक सर पिछला पॉइंट के बारे एक में और फिर बनाता है, से ये भी लिख लेना, मोनो हैलाइड में मिलता है। क्या मिलता है? E2X2, इसको बोलते हैं मोनो हैलाइड। ये क्या बनाएगा? मोनो हैलाइड। देन डाई हैलाइड, देन टेट्रा हैलाइड, देन हेक्सा हैलाइड, है ना। ये 4 बनाते हैं ना, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड एंड हेक्सा हैलाइड्स। अब समझना है कि अगर हम इन हैलाइड्स की बात करें ना, कि भाई कौन सा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? थर्मल स्टेबिलिटी पे। जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उसको ब्रेक करना टफ है ना। तो फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा, है ना। तो फ्लोराइड जो होते हैं ना, ग्रुप नंबर 16 के फ्लोराइड जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आफ्टर दैट फ्लोराइड, देन ब्रोमाइड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा दिखेगा? आयोडाइड दिखेगा। लॉजिक सीखना है, लॉजिक सीखना है। अगर हम हेक्सा फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ, है ना। तो SF6 जो रहता है वो नेचर में स्टेबल है, SF6 नेचर में स्टेबल मिलता है, और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। क्यों एग्जिस्ट करता है? फ्लोरीन का साइज छोटा था। बट बाकी के जो हैलाइड है ना, SCl6, SBr6, Si6 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, लॉजिक क्या बोलेंगे? स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन और स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। साइज अगर बढ़ेगा तो एटम जो सराउंडिंग एटम है ना, वो आपस में टच होने लगेंगे, टच होने से उनका रिपल्सन ज्यादा होता है, कंपाउंड बनने के बाद जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हेक्सा हैलाइड में ना, या हेक्सा फ्लोराइड में हम क्या बोलेंगे? सिर्फ फ्लोरीन, फ्लोरीन हेक्सा हैलाइड में सिर्फ फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है ना, बाकी और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लॉजिक क्या है? क्लोरीन का साइज लार्जर, ब्रोमीन का उससे भी लार्जर, आयोडीन का उससे भी लार्जर, है ना। अब छोटे से सल्फर पे 6 आयोडीन लगा दो, सारे आयोडीन आपस में मुक्का मुक्की करने लगेंगे भाई, है ना, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब SF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, बता दे भाई क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 6 के 6 के बनाया, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो क्या है भाई? sp3d2, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। देन हेक्साफ्लोराइड के बाद अपन आते हैं टेट्राफ्लोराइड पे। किस पे? टेट्रा पे, है ना। तो सल्फर का टेट्राफ्लोराइड गैसियस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये गैस, ये लिक्विड, ये मिलता है सॉलिड।
क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे SF4 से थोड़ा ज्यादा पूछता है ना। तो SF4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 4 के 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4BP 1LP। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, है ना। क्या भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3d2, SF6 का था sp3d2। इसमें हम क्या बोलेंगे, ये है sp3d, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट अगर हम इसका लोन पेयर प्लेस करेंगे ना, तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ने में पढ़ा था कि इन केस ऑफ TBP ज्योमेट्री लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। तो हम एक इक्वेटोरियल पे लोन पेयर रखते हैं। देखना, TBP ज्योमेट्री में दो अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो सल्फर है, ये होता है एक्सियल बॉन्ड, और ये रहेगा अपना इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये रहा अपना इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखेगा, ये सीसो से है। कैसा है भाई, सीसो से, है ना। तो एक्चुअल ज्योमेट्री विल बी सीसो, एक्चुअल ज्योमेट्री विल बी सीसो, है ना। एक्चुअल ज्योमेट्री विल बी सीसो, या फिर पाई से बोल देंगे। क्या है ये, पाई से, दिख रहा है ना भाई, कैसा है ये, पाई से, है ना। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर आपसे पूछता है तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सही। चलिए नेक्स्ट है डाई हैलाइड्स में। डाई हैलाइड्स में एक ही पॉइंट अपने को याद रखना पड़ता है कि सेलेनियम जो है ना भाई, वो डाई हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेलेनियम कैन नॉट फॉर्म डाई हैलाइड, और बाकी जितने भी डाई हैलाइड हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बाकी जितने भी डाई हैलाइड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखेगा आपको, sp3 दिखेगा, है ना। सेलेनियम का डाई हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसको नोट डाउन करिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए भाई, अब एक लास्ट है मोनो हैलाइड्स। सेलेनियम कैन नॉट फॉर्म डाई हैलाइड, अदर डाई हैलाइड इज sp3 हाइब्रिड, अदर डाई हैलाइड इज sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, है ना। दिख रहा है ना भाई। तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप की अगर बात करोगे तो बेंट रहेगा, क्या रहेगा, वी शेप या फिर बेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं अपन मोनो हैलाइड्स। तो जितने भी मोनो हैलाइड्स होंगे ना, वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एंड ये ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन शो करते हैं, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन और रिएक्शन शो करेंगे, और ये डाइमर के फॉर्म में। जैसे देख लो, Fe2Cl2 लिखा हुआ है, SF एग्जिस्ट नहीं करेगा, S2F2 एग्जिस्ट करता है, H2F2 एग्जिस्ट करता है। अब इन कंपाउंड का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉसिबल होगा वो बना सकते हो, है ना। तो H2F2 का दो स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, है ना, जस्ट लाइक H2O2, और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका रेजोनेटिंग फॉर्म है। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग फॉर्म है ना। और जितने भी मोनो हैलाइड्स रहते हैं, इनको अगर आप हीट करोगे तो ये किसमें डिसोसिएट होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। एक 0 बना रहा होगा, एक प्लस का 4, है ना। अगर इसमें आप निकालोगे तो ये प्लस के 2 प्लस के 1 में था, ये किसमें था भाई, प्लस के 1 में था, है ना। तो +1 से +4 गया और 0 गया, है ना। तो फंडा वही है, नाइट्रोजन फैमिली में अपन ने सीखा था कि +1 से +4 वाले जो कंपाउंड रहते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम उसी टर्म्स में बात कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉपी करिए, कॉपी करिए। हो गया। नेक्स्ट है भाई कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो पहला कंपाउंड होगा डाई ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं, है ना भाई। जैसे नाइट्रोजन को अपने डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, डाई एटॉमिक के रीजन से, है ना। इसको पेपर में ऐसा लिखा आएगा डाई ऑक्सीजन, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि डाई ऑक्सीजन क्या होता है। हाँ पूछा गया जी, मैं लिखा और यही डाई नाइट्रोजन, तो ये मतलब है कि 2 and 2 ले लें,
बनेगा। हो गया। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, O2 डाइऑक्सीजन है। कैसे बनता है, कैसे बनता है समझना है। जब भी कोई अपना एलिमेंट जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, है ना, उस कंपाउंड को अगर हीट करोगे तो O2 देता है। जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, इन सब में सेंट्रल एटम कहाँ पे दिख रहा है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, है ना। क्लोरेट ClO3 क्या आएगा, क्लोरीन +7 में दिख रहा है भाई, सॉरी +5 में है। नाइट्रेट +5 में ही मिलेगा, है ना, KNO3 हो गया। परमैंगनेट KMnO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना। तो जब भी हम इन कंपाउंड को अगर हीट करेंगे ना, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये +5 वाला कहाँ जाएगा, अपने लोएस्ट में जा रहा होगा -1। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, -2 में, तो -2 से कहाँ जाएगा 0। एक का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, है ना। तो एक पैटर्न बना लेते हैं अपन कि अगर कहीं पे भी क्लोरेट रहे, नाइट्रेट रहे, परमैंगनेट रहे, है ना, इन केस में क्या होता है, ये O2 गैस रिलीज करता है। ठीक है। दूसरा फंडा सबसे मेन, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन के नीचे रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्या क्या थे, क्यों होगी आगे और पिटाई, क्यों होगी आगे और पिटाई, इनके ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो ये ऑलवेज क्या बनाता है, O2 गैस बनाता है ना। बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या था, क्यों, होगी, आगे और पिटाई, है ना। तो इनके ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो, ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। कंफ्यूजन। इसी में एक पॉइंट और पढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसे मेटल्स है ना जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, जैसे लेड है, लेड में क्या था भाई, लंबस लंबिक, क्या था भाई, लंबस लंबिक, है ना, तो वो वाला फंडा है। तो यहाँ पे भी लेड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा, +4, क्या दिखा, +4, है ना। तो +4 वाले वाले कंपाउंड क्या देंगे हमेशा, ये +2 में जाएगा लोएस्ट पे, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना। आई थिंक ये क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे आसान मेथड है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट रूम टेम्परेचर, है ना। H2O2 क्या होता है भाई, बहुत ही वीकर, है ना, तो थोड़ा सा भी हीट मिला कहीं से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कर लेता है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन होगा, H2O और O2 में, है ना। ऑक्सीजन -1 से कहाँ जा रहा है, -2, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, परऑक्साइड की हम तो करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, है ना। तो -1 कहाँ जाएगा, -2 एंड 0 में, कहाँ जा रहे हैं भाई, -2 एंड 0, है ना। तो ये सबसे आसान मेथड है ऑक्सीजन बनाने। कॉपी करिए। लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। लार्ज स्केल पे कैसे बनता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, H2+O2 इलेक्ट्रिक करंट साफ करा के। और इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, हवा से, हाँ इंडस्ट्रियल। नहीं, वो अलग अलग मेथड है। जैसे इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा ना, हर जगह कंप्रेशन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। जैसे अभी कोविड आया था तो ट्रेन से भर भर के जो ऑक्सीजन जा रहा था ना, पढ़ा होगा, किसी इंडस्ट्री से ऑक्सीजन का चला जा रहा ट्रेन भर के, है ना। तो वो लिक्विड ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वो डिस्टिलेशन टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, दोनों मिलता है। पहले नाइट्रोजन सेपरेट होगा, फिर तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा जो सेकेंड वाला पार्ट, है ना, कि कौन कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन देगा। कुछ फंडे अपने को याद रखने पड़ेंगे। हाईएस्ट वाला क्या देता है, ठीक। आवाज नहीं, जो कबूतर कबूतर होगा बाहर में, उसका है वो, जो है ना खिड़की टाइप का बना हुआ, उस पे घूम रहेगा। चलिए।
प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी तो पता ही है आप लोगों को, क्या होता है भाई, ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। कैसा है भाई, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। आपने एमओटी में पढ़ा था ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन कैसा होता है, तो ट्राई करेंगे इसको खत्म करना, थोड़ा सा बच जाएगा, 17 खत्म कर, आजकल 16 का खत्म हो जाए, आधे घंटे का टाइम, कोई नहीं कल करेंगे 17 तक ट्राई खत्म। अरे नहीं होगा तो खत्म कर देंगे, फर्स्ट डे की क्लास में खत्म करके कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर। कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा जो लिगेंड वगैरह है ना, वो तो लिख के ही बता दो, पहले से तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पूरा 2-3 पेज है ना। कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना है अपने को, श्योर शॉट है कि क्वेश्चन आना ही आना है ना। लॉजिकल है, लॉजिकल है, उसमें कुछ ऐसा रट्टा उट्टा नहीं मारना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से किया तो कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। चलिए, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कलरलेस और ऑर्डरलेस है। पूछा क्या जाता है भाई, ऑक्सीजन का नेचर डाई या पैरा, क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, O16, O17, O18। O18 क्या होता है, रेडियो एक्टिव, है ना। ऑक्सीजन सारे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, एक्सेप्ट सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। मेटल में क्या है, लास्ट के 2 एलिमेंट्स मेटल की रिएक्टिविटी से नीचे, गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। और नोबल गैस, कुछ नोबल गैस है जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करने की टेंडेंसी को नहीं करेगा, है ना। ऊपर वाले जो रहते हैं उनके साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। बाकी कोई भी रहे सबके साथ ये रिएक्ट करेगा, है ना। तो जैसे मैंने एक एक रिएक्शन लिख दिया, मेटल का एक Al2O3 बना दिया, है ना। नॉन मेटल का एक एसिटिक ऑक्साइड, है ना। ये नहीं किया तो फिर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। 8 निकाल दिए, 8 बचा, 8 को कैसे लिखेंगे, 6 - 2/2, यही था ना, 6 - 2/2। 8 बचा तो 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, 6 और रिमेनिंग में, यही सिखाया था। 6 - 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब 6 और 2 है, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, है ना, तो मिल जाएगा। क्लियर, हाँ तो इसलिए गलत बोला। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ऑक्सीजन भाई सबके साथ रिएक्ट करता है ना, तो कुछ को छोड़ के। ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्ट करता है, 2-3 को, 1-2 को छोड़ के, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। और कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट, मैंने एक एक एलिमेंट लिख दिया, जहां डायरेक्ट नहीं होगा कैटलिस्ट के साथ करेगा, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लास्ट का जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जेई में आ चुका है ना, कि HCl के साथ O2 का रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन पे हमने क्या लगाया, 5 स्टार। क्या लगाया, 5 स्टार। याद रखना कि HCl के साथ O2 का रिएक्शन हम किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे कि ये Cl2 बनेगा। या पूछ लेगा HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्या बनाता है, आंसर इज Cl2, आंसर इज Cl2। कोई कंफ्यूजन, नोट डाउन करिए, उसको नोट डाउन करिए। या तो आपसे ये कैटलिस्ट पूछता है या फिर प्रोडक्ट पूछता है ना, पूछे आई का क्वेश्चन है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके पूछने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है,
क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाते हैं पेपर सेट करने वाले, जो है उन्हीं में से उठा के इधर उधर पीएनसी लगा के क्वेश्चन बना, है ना। नहीं भरोसा हो तो लास्ट 5 साल का पेपर देख लेना, हर कंसेप्ट लगेगा रिपीट होता हुआ। क्या क्या अपना टॉपिक बचा है? कोऑर्डिनेशन, डीएफ, मेटलर्जी और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जिसमें एनवायरमेंटल तो पढ़ाना है यानी नोट्स बताना और पीवाईक्यू डिस्कस करने हैं, है ना। मेटलर्जी में बस एलिंगम डायग्राम जो है, जे कौन सा, वो तो पढ़ा दिया था हाँ, पढ़ाया था, जाके नोट्स कलेक्ट किया। नोट्स नहीं दिया था, पढ़ा दिया। वो जेई मेंस में है नहीं। भेज दिया। यहाँ पे 2 घंटे में पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे तेरे को 10-12 घंटे का काइनेटिक्स का भी चाहिए अभी। आगे फिर ऑक्साइड पे, ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? बाइनरी कंपाउंड है, ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड, है ना। बाइनरी कंपाउंड मतलब कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो बाइनरी ही बनेगा, कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए ऑक्सीजन बनाने के लिए, है ना। तो ऑक्साइड के 2 वैरायटी है मार्केट में, एक सिंपल है, एक मिक्स्ड है ना। जेई में मिक्स्ड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभार पूछ लेता है। इन जनरल 1 साल के बाद पूछ लेता है ना। और ये इसको रिडॉक्स में काउंट कर लेता है कि रिडॉक्स के अकॉर्डिंग टू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ये मिक्स कंसेप्ट है। जैसे PB3O4 है, ये दो लेड ऑक्साइड का मिक्सचर है, 1:2 है ना। अगर हम Fe3O4 की बात करें तो ये Fe और Fe2O3 का मिक्सचर है। दोनों में ही +2 और प्लस, आयरन वाले में +2 और +3 का कंपाउंड है, लेड में +2 और +4 का कंपाउंड रहेगा। मिक्सचर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो प्लस का 8/3, प्लस का 8/3, उसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे? एवरेज। सिंपल ऑक्साइड जो है ना, जहाँ पे मान लो कि एक ही एलिमेंट का बना CO2 SO2 SO3, तो सिंपल ऑक्साइड को हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला है एसिडिक, दूसरा है बेसिक, तीसरा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मेटल पता है, सब जन की सुनो प्रभु अल्लाह भगवान, है ना। ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, इनका ऑक्साइड क्या रहेगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? मेटल के। अब आप गलती कहाँ पे करोगे जब याद नहीं रहा? तो यहाँ पे गलती करते हैं, है ना। कि कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए ना, तो अभी जस्ट कुछ लॉजिक मैंने सिखाया था, इन केस ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, है ना। सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है ना, ऐसा समझ लेते हैं ना। तो ये नॉन मेटालिक बिहेवियर होकर के एसिडिक स्टेंस हो जाता है ना। तो जब भी अगर कोई एलिमेंट अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे ना, उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक हो जाता है ना। खास करके ये 3 एलिमेंट याद रखते हैं आपको, Mn2O7, CrO3 और B2O5। Mn2O7 जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन यही रहेगा आपका, है ना, कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को तो एसिडिक पढ़ते हुए आ रहे थे, बट ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे मेटल अगर रखा है तो इनके नेचर भी क्या हो जाते हैं? एसिडिक। दिख रहा है Mn+ के 7 में, क्रोमियम प्लस के 6 में, ये इनका हाईएस्ट है। Mn का हाईएस्ट क्या होता है? प्लस का 7। क्रोमियम का हाईएस्ट प्लस का 6, है ना। इसका हाईएस्ट, है ना। ये क्लियर है? सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन कर लो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसको नोट डाउन नहीं कर रहे, मैं तो कर रहा था। कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ चलेंगे भाई?
कंपाउंड, मतलब सेकेंड कंपाउंड पे ओजोन। हाँ नेचर में है ना, Fe3 ऊपर, फेरस और फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, फेरस और फेरिक का मिक्सचर। नेक्स्ट भाई अपना नेक्स्ट कंपाउंड है ओजोन। क्या है भाई? ओजोन। ओजोन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं भाई? O3 से, है ना। कैसा स्ट्रक्चर पढ़े थे आप टेम्पल बॉन्डिंग में? ऐसा, एक डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट, है ना। हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। इसका रेजोनेंस एक बार इधर कोऑर्डिनेट लो, एक बार इधर कोऑर्डिनेट लो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर टू नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर टू नहीं होता। कितना होता है? 1.5। कैसे निकालते थे? 1+π/सिग्मा से। कैसे निकालते थे? 1+π/सिग्मा। एक पाई को दो सिग्मा से डिवाइड कर दो, दो सिग्मा एक पाई दिख रहा है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 1.5। कहाँ पर आया था? केमिकल बॉन्डिंग में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि O2-2, O3, O2 इनका बॉन्ड ऑर्डर बता दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का, है ना। ये मेंस में भी पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है, रेजोनेंस वाले से, है ना। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ओजोन का, समझना है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है लैंग्वेज के फॉर्म में कि भाई ओजोन क्या होते हैं, तो ओजोन इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या भाई? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब 3 मोल ऑफ O2 को हम थोड़ा सा पास कराएंगे, देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, 10% ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जितना ऑक्सीजन रहे ना उसके 10% ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये लिखा हुआ 10% में 10% ही बनता है। क्या बनता है भाई? 10%। इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोन का मतलब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है ना। डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेगा कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक। क्या है ये? एंडोथर्मिक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है? कॉपी करिए। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें ना अपन ओजोन की, तो ओजोन की प्रॉपर्टीज में हम ये बोलते हैं कि ओजोन जो है भाई वो अलग अलग कलर के फॉर्म में अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट रखता है। अगर हम गैस के फॉर्म में बात करें ना ओजोन का, ओजोन का गैसियस फॉर्म है पेल ब्लू। क्या भाई? पेल ब्लू गैस होता है। लिक्विड बनाओगे तो बॉन्ड थोड़ा सा पास आया तो डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया। पेल मतलब हल्का था, है ना भाई। कलर बता रहे, अभी याद हो जाएगा। देखो देखो, गैस मतलब मॉलिक्यूल डिस्पर्स है ना, तो लाइट ब्लू बोलेंगे। सारा मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया, क्या बोलेंगे? ये बन गया डार्क ब्लू बन गया, है ना। डार्क ब्लू को सॉलिड बना दो, क्या कैसा दिखेगा? वायलेट। कैसा दिखेगा? वायलेट, है ना। तो कलर कोडिंग वाला फंडा है। दूर दूर डिस्पर्स तो लाइट ब्लू या पेल ब्लू, है ना। पास आ गए तो डार्क ब्लू, और पास आ गए तो वायलेट, और पास आ गए तो वायलेट। डार्कर हो जाता है। पास पास मॉलिक्यूल आएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना भाई कलर का, है ना। अब O3 भी क्या होता है? डाया मैग्नेटिक गैस होते हैं। क्या होते हैं भाई? O3 डाया मैग्नेटिक, है ना। बट इसमें हम MOT नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायटोमिक नहीं है, ये डायटोमिक नहीं है। तो ये VBT के अकॉर्डिंग टू डायटोमिक। ये किसके अकॉर्डिंग टू डायटोमिक है? VBT, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे होंगे आपको? पेयर्ड। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका स्मेल फिशी है। क्या है? फिश के जैसा स्मेल होता है। जो उनका स्मेल फिशी स्मेल। लास्ट क्लास में पढ़ाया था रोटन फिश स्मेल। क्या था वो? फॉस्फीन का स्मेल क्या होता है? रोटन फिश के जैसा, है ना, सड़े हुए मछली के जैसा। रोटन एक क्या था? H2S। रोटन एक क्या था? H2S। रोटन फिश क्या है? फॉस्फीन। सिर्फ फिशी स्मेल किसका है? एक तो हो गया ओजोन का, और एक और मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ाया था आपको, एमीन का, है ना। एमीन जो थे ना उनका भी स्मेल कैसा होता है? फिशी। कैसा होता है भाई? फिश के जैसा स्मेल लगता है। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन करिए।
हो गया नोट डाउन? ये प्रिपरेशन वाला हो गया नोट डाउन भाई? अब देखना, पीसीएस मिल के बाद समझिएगा, ओजोन जो है ना स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मलेस है ना, बट जैसे इसका कंसंट्रेशन 100 ppm के नियर बाय आ गया, ये हार्मफुल हो जाता है ना। बट जैसे इसका कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन आ गया, ये क्या हो जाएगा भाई? हार्मफुल हो जाएगा, है ना। 100 कंसंट्रेशन पे धीरे धीरे पहले सर दर्द होना स्टार्ट होगा, है ना, फिर वोमिटिंग होने लगेगा, और परसेंटेज बढ़ा, लास्ट में फिर ऑब्जर्व करने लायक नहीं रहोगे, है ना, कि क्या होने वाला। ठीक है। दूसरा फंडा, इससे क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, है ना। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ देर पहले भी हमने इसकी बात की थी। क्यों होता है? ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो मैंने रिएक्शन का एक पैटर्न लिख दिया ना, सब एक साथ लिखा हुआ समझना है। हेलो, ध्यान देना। जब भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सामने वाले कंपाउंड को सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो उस एलिमेंट को अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देगा। अगर मेटल सल्फाइड रहा, सल्फाइड का मतलब -2, सल्फाइड का मतलब -2, कहाँ पहुंचा देगा? सल्फेट। कहाँ पहुंचा देगा? सल्फेट। तो मेटल सल्फाइड प्लस ओजोन ऑलवेज गिव्स मेटल सल्फेट, है ना। अगर नाइट्राइट रहा, क्या कहाँ पहुंचा देगा? नाइट्रेट। सल्फाइड है, कहाँ पहुंचा देगा? सल्फेट। हर जगह पे हाईएस्ट, हर जगह हाईएस्ट पे। अगर कोई एलिमेंट है और उसके साथ O3 का रिएक्शन आपने किया है, तो वो किसमें पहुंचा देगा डायरेक्ट में? इसको एक एसिड, है ना। हैलोजन के केस में +5 वाला बनता है, जो कि हाईएस्ट नहीं होता है ना। बाकी सबका एक एसिड, बाकी सबका एक एसिड। एक एसिड का मतलब क्या था? एलिमेंट हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्सी एसिड, है ना, उसको बोलते हैं एक एसिड। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है भाई, पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। कहाँ तक पहुंच गए आप? कौन से पॉइंट पे पहुंचे? थर्ड पे? फोर्थ से? पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लास्ट का जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है ना, याद रखना। लास्ट का जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है, याद रखना। अगर आयोडीन अगर आयोडीन अगर आयोडीन मॉइस्ट कंडीशन में है और O3 के साथ रिएक्ट किया, है ना, तो मॉइस्ट में इसके एक एसिड में पहुंचाएगा। क्या बना? आयोडिक एसिड। क्या बना? आयोडिक एसिड +5 बने। बट भाई ये अगर मॉइस्ट नहीं रहा, है ना, वाटर का डेफिशिएंसी है, ड्राई कंडीशन में है, तो ये भाई क्या बनाता है? I4O9। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। I4 नहीं, नाम है टेट्राआयोडीन, वही रहेगा नेम में, क्या बोल सकते हैं, कमर्शियल नेम कुछ होता नहीं है भाई। ठीक है। तो I2+O3 इन मॉइस्ट कंडीशन विल गिव एक एसिड, एलिमेंटल फॉर्म में है। बट अगर ड्राई कंडीशन में हो गया ना, तो I4O9 बनाएगा। क्या बनाएगा? I4O9। इसको अच्छे से याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है ना। नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत है ना। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसा है, तो वो भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, है ना। कुछ ऐसा बनेगा, देखना। आयोडीन है, ये भी आयोडीन है। इधर एक आयोडीन पे 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, डबल डबल डबल, है ना। और क्या? हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है तब भी तो आजकल एनसीईआरटी के बिना भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मेंस मेंस 25 का क्वेश्चन देखना, कुछ कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट पूछ लिया है। देखो, ये है I4O9 का स्ट्रक्चर। क्या है ये? I4O9 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? I4O9 का स्ट्रक्चर। दिख रहा है भाई? I4O9। आयोडीन सराउंडिंग वाले जो आयोडीन है, वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 7, जो मैक्सिमम है इसका, है ना। और सेंटर वाला जो आयोडीन है, 3 बॉन्ड बनाया है, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। क्या रहेंगे? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, सेंट्रल एटम का ही पूछेगा।
दो टाइप के आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने टाइप के? दो टाइप के आयोडीन। सेंटर वाले आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d है ना, sp3d। शेप कैसा होगा? टी शेप। कैसा शेप है? टी से, और टी 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 है ना। और जो सेकेंड आयोडीन है, इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहने देगा, बैलेंस हो गया ना भाई। दो एक्सीएल पे है, दो एक्सीएल पे तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, रिपल्सन कहाँ लग रहा है? तो बॉन्ड लेंथ भी तो हाइयर है ना भाई मेरे। तो इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3d। और इस वाले आयोडीन का sp3। टेंशन, टेंशन नहीं है। एक इधर है टेट्राहाइड्रल, एक इधर है टेट्राहाइड्रल, एक इधर है। कुछ कंफ्यूजन? ये कॉपी कर लिए? चलिए पर नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मूव करें। चलिए कुछ एक और रिएक्शन है, समझना है इस पंडे को। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब हम KMnO4 का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाएं, है ना, अगर अगर KMnO4 का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाए, कैसे याद रखोगे? ऐसे K2MnO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 6, हाईएस्ट नहीं है, तो ये भाई साहब क्या है? Ra। ये क्या है? Ra। ये क्या होगा? OA, है ना। OA और Ra में क्या होता है? रिएक्शन। ये 6 वाला कहाँ जाएगा? हाईएस्ट पे। +6 से हाइयर क्या होता है? प्लस का 7। क्या बना दिया? KMnO4। और O3 कहाँ जाना पसंद करता है? 0 में, है ना। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ लेता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम KMnO4 का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? आंसर इज बेसिक। आंसर इज बेसिक। क्यों बेसिक? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KOH। कोई टेंशन? कोई टेंशन? सेकेंड कंपाउंड क्या दिख रहा है भाई? पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या है भाई? पोटेशियम फेरोसाइनेट। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत मारूंगा, आयरन +6 में जाता है क्या? क्या बोलना है? +2, +2 है ना, +2 मतलब ये भी क्या है? Ra। ये क्या है अपने लोएस्ट पे? तो Ra के साथ OA क्या करेगा? OA OA करेगा ना, रिएक्शन बना लेगा। कहाँ पहुंचाएगा? प्लस के 3 में, है ना। और ये कहाँ जाएगा भाई? 0 में। इसका भी फाइनल नेचर सॉल्यूशन का बेसिक। लॉजिक क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन? बट अगर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाए जहाँ पे रिएक्शन में एसिड आप लेके चलते हो, है ना, ये दोनों रिएक्शन भी इन जनरल पूछा जाता है, या तो हैलोजन फैमिली में पूछ लेगा या फिर यहाँ पे पूछ लेगा, है ना। ओजोन में दोनों का मतलब सेम है, इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, है ना। तो KI रिएक्ट्स विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इस केस में ये प्रोडक्ट बनाता है I2। क्या बनाता है भाई? I2। ये क्या बनाएगा? O2। कंडीशन वही है, KI का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का 1। ये है भाई Ra, और ये है अपना OA। OA ऑलवेज कहाँ जाता है? O2 में, है ना। ये इंक्रीज हुआ, ये वाला डिक्रीज हुआ, है ना। बट अगर न्यूट्रल कंडीशन ले लेंगे ना, तो न्यूट्रल कंडीशन में प्रोडक्ट हमारा यही मिलेगा, I2 प्लस का KOH प्लस का O2। I2 प्लस का KOH प्लस का O2। बट कोई अगर आयोडीन या कोई भी हैलोजन अपने लोएस्ट मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे और वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है, तो इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या होता है भाई? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बनाएगा? KI और KOI, है ना। पोटेशियम आयोडाइड प्लस हाइपो आयोडाइड कब पॉसिबल है? जब कंडीशन न्यूट्रल है। कब कब पॉसिबल है? जब कंडीशन न्यूट्रल है। तो हमें इन दोनों पे फोकस करना है कि कब भाई एसिड है, कब न्यूट्रल है। एसिड है तो RaOA वाला फंडा लगाएंगे। कहाँ पे निकलना चाहिए भाई मेरे? हाँ निकाल देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। हमें मेजर प्रोडक्ट की बात करनी है, H2O रहेगा, है ना। हम जस्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन देख रहे हैं, तो आयोडीन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत भाई किसी को? इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ये कहाँ पे पहुंचा? -1। उसमें क्या होता है भाई? +1। ठीक है।
कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक टर्म आएगा लिखा हुआ कहीं कहीं एडवांस में, ये बोलता है टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या बोलेगा भाई? टेलिंग ऑफ मरकरी। इसका मतलब समझना है, मरकरी क्या होता है भाई? लिक्विड, घूमते रहता है ना। टेलिंग का मतलब बैठ गया नीचे, है ना। तो ओजोन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? मरकरी के साथ पीपीटी बना लेता है। क्या बना लेता है? पीपीटी, है ना। तो मरकरी जो लिक्विड में था ना, वो लिक्विड दिखेगा नहीं, वो क्या बन गया? पीपीटी के फॉर्म में बैठ गया। इस टर्म को बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं? टेलिंग। पीपीटी बन, क्या बोलेंगे भाई? टेलिंग। क्या बोलेंगे इसको? टेलिंग। टेलिंग ऑफ मरकरी पूछेगा। टेलिंग ऑफ मरकरी में कौन सा एलिमेंट अपन यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? ओजोन। क्या होगा? ओजोन, है ना। बाकी जितने भी एलिमेंट है ना, उनका रिएक्शन यही पैटर्न में चलेगा। एजी के साथ O3 फिर से वही बनाया। कॉपर के नीचे जितने भी मेटल हैं सब Ag2O टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, है ना। M2O टाइप के कंपाउंड। बट आयोडीन का अगर एक्सेस में रहा ना, तो एक्सेस में हमेशा कहाँ पहुंचाएगा? एक एसिड। कहाँ पहुंचेगा? एक एसिड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉइस्चर नहीं रहा तब भी, एक्सेस में रहेगा तब भी। एक्सेस है तो मतलब जो वाटर जो था ना नेचर में O2 था, उसी में मॉइस्चर भी रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। देन है बेरियम ऑक्साइड, है ना। ये बेरियम क्या है? परऑक्साइड है। ये बेरियम परऑक्साइड है। बेरियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -1, है ना। और ये जो ऑक्सीजन है कहाँ जाएगा भाई? एक जीरो में जा रहा होगा, है ना। और एक कहाँ पे गया? -2 में चला गया, है ना। तो ये मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। H2O2 के साथ करेगा तो H2O + O2, है ना। NaO2 के साथ NaOH प्लस का H2O + O2, है ना। ये समझना है, समझिएगा। ये सोडियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव था, सोडियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव, तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। हर जगह O3 लिखा हुआ है। इस वाले कंडीशन में मॉइस्चर है, हर जगह ऑब्जॉर्व करेंगे तो NaOH बना लेगा, है ना। इस वाले कंडीशन में मॉइस्चर नहीं था, H2O2 को डायरेक्ट डिकम्पोज कर दिया। BaO2 में मॉइस्चर रहने के बाद भी इसका कंपाउंड ज्यादा नहीं बन पाता है, इसका रिएक्टिविटी सोडियम से थोड़ी सा कम है ना। ये बेरियम ऑक्साइड बनाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन क्या था? कंज्यूम हो गया। इसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट दिखेंगे सबके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दिख रहा है भाई। जो भी रिएक्शन मैंने सिखाया सब में ऑक्सीजन है, देख लो ऊपर अच्छे से। देखा? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो O3 था ना, वो सब खत्म, लिमिट हो गया। क्या है? लिमिट। बाकी सब में कुछ एक्सेस बना हुआ था, है ना। तो दो ही रिएक्शन है जहाँ पे लिमिट होता है। फर्स्ट है इन केस ऑफ SO2, सेकेंड केस है इन केस ऑफ SnCl2। इसलिए ये क्वेश्चन पूछने लायक बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने लायक बन जाता है ना। कि अगर SO2 और SnCl2 रहे, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, है ना। यही दो रिएक्शन है, इनको छोड़ के कहीं भी रहे तो हर केस में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ एक पॉइंट और आज की क्लास में डिस्कस करते हैं जो ओजोन खत्म कर देते हैं, है ना। तो इसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। कहाँ पर आया? सॉल्ट एनालिसिस में डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए। O3 से O2 का जो कन्वर्जन होता है ना, वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, है ना। O3 क्या है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? O2 + नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों? डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव, है ना। H, डेल्टा G क्या था? H- का T डेल्टा S, है ना। तो डेल्टा S का वैल्यू हाई और टेम्परेचर हाई रखेंगे तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा G का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव, है ना। हमने थर्मोडायनामिक्स पे कंसेप्ट पढ़ा है क्या? डेल्टा G = डेल्टा H- का T डेल्टा S, है ना भाई। एक कहाँ पे करते हैं? टेम्परेचर थोड़ा हाई लेके चलेंगे। हाइयर टेम्परेचर पे डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव, रिएक्शन की टेंडेंसी स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का। तो डेल्टा G नेगेटिव है, रिएक्शन का नेचर स्पॉन्टेनियस होगा। O3 कहाँ कन्वर्ट होना पसंद करेगा? O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। यूसेज क्या है इसका ओजोन का? तो भाई प्रोटेक्टिंग लेयर में अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता है ओजोन लेयर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग अभी पढ़ा ही था। सर नेसेंट ऑक्सीजन जर्म जर्म को, हाँ भाई लास्ट में सुना ही नहीं दिया जो एक्सप्लेन कर लास्ट रहे में थे। सुनाई नहीं दिया
भाई मैंने ये बताया डेल्टा जी जो होता है ना वो डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस था, और टेम्परेचर हाई रखेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। ठीक, ठीक है सर। चलिए इसका यूज स्टेरलाइज करने में करते हैं, वाटर को स्टेरलाइज करने में। नेसेंट ऑक्सीजन सारे जर्म को मार देता है ना, जितना भी रहेगा ना सबको खत्म कर देता है, रिएक्टिविटी बहुत ही हाई। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट यूजेस है। अगर आपको याद हो ओजोन का यूज कहाँ करते थे, ओजोनोलिसिस में। कहाँ करते थे, ओजोनोलिसिस। ओजोन का यूज कहाँ करते थे, ओजोनोलिसिस, है ना। ओजोनोलिसिस का फंडा क्या था, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को फाइट आउट करने के लिए, है ना। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है या नहीं है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लियर। अब आजकल देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, क्यों डिप्लीट हो रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और रिकवर अभी कोविड में हो गया था, फिर से डिप्लीट होना स्टार्ट। ये लाइब्रेरी चला में इतना जाता भाई, रसिया में बम्बार्डिंग वगैरह हो रहा है ना, तो सुपरसोनिक जेट इधर उधर तो मूव कर ही रहा होगा ना, तो वहां पे फिर से ओजोन लेयर में डिप्लीशन स्टार्ट हो गया है ना, सब है। तो लॉजिक ये होता है क्यों डिप्लीट करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो था ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन से नेसेंट ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसका पावर बहुत हाई है ना, पॉल्यूटेंट है ना। तो NO क्या करेगा ना, O2 के O3 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है, क्या बना लिया। अब सुपरसोनिक ये गैस मिलता कहाँ से होते ऊपर, ये पूछोगे, है ना। तो भाई सुपरसोनिक जेट जो है वो भाई बहुत हाई हाइट पे चलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, और एक फ्यूल में का कंपोजिशन क्या था, नाइट्रोजन था। सॉक्स और नॉक्स तो रखता है, सॉक्स और नॉक्स, SOX और NOx, है ना। एक्स का वैल्यू वेरिएबल रहेगा, उससे क्या निकलता है, NO। क्या निकलता है भाई, NO। तो NO ने O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, NO2, है ना। तो O3 जो ओजोन लेयर में था ना वो O2 में कन्वर्ट हो गया, O3 जो ओजोन लेयर में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। सेकेंड और पार्ट है, ये आपने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में, फ्रियोन्स याद है, फ्रियोन्स याद है, अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, है ना। CF के साथ, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CF के साथ कोई भी हेलोजन रहेगा, है ना, तो वो भी क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, वहां से भी नेसेंट क्लोरीन निकलेगा या नेसेंट फ्लोरीन निकलेगा, है ना भाई। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड का फॉर्म कर लेंगे, है ना। तो वहां से भी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है ना। अब ओजोन लेयर को एब्जॉर्ब कौन कौन करता है, तो ऐसे ऑयल है जो ओजोन को ऑब्जर्व करता है, एक है टर्पेंटाइन ऑयल, दूसरा है सिनामोन ऑयल। क्या है, सिनामोन ऑयल, है ना। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम सल्फर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, सल्फर H2O2, देन सल्फर के कंपाउंड जो पॉलीमेरिक सल्फर होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर है। और कल हमारा ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन अगर 1.5 घंटे की क्लास है, सॉरी हेलोजन फैमिली भी खत्म हो जाएगा, हेलोजन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मिलते हैं भाई।